हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी से मतलब जितने स्टैटिक जीके और कह सकते हो कि भूगोल या कह सकते हैं कि अन्य सब्जेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हुए हैं उनको आपको एक कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप से आपके सामने सारे क्वेश्चन अब मिल रहे हैं 20 क्वेश्चन के रूप में। तो आज अभी आपका टॉपिक क्या होने वाला है कि भौतिक भूगोल विशेष। देखो, आपने भूगोल का चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, लेकिन अब है क्या है, भौतिक भूगोल विशेष से आपके जो सवाल अभी तक के आए हैं एसएससी जीडी में उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए आप देखो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एसएससी जीडी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी चैनल पे सफिशियंट डाटा आपको मिल रहा है, जो कि पूरे कैसे व्यवस्थित रूप से सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। कायांतरित मतलब होता है मेटामॉर्फिक, रूपांतरित भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, बलुआ पत्थर या सैल। ठीक है, अब देखिए यहां पर सही आंसर की अगर बात करते हैं तो सही आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर तो आपका है क्वार्ट्जाइट। क्या है, क्वार्ट्जाइट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे जो ये कायांतरित चट्टान है इसको हम लोग और भी तो कुछ कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसको हम लोग कहते हैं रूपांतरित, या इंग्लिश में लोग कहते हैं रूपांतरित या मेटामॉर्फिक। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक चट्टान। ठीक है, अब देखो चट्टाने वैसे क्या होती हैं, चट्टाने वैसे आपकी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है आग्नेय चट्टाने जिसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स, एक होती है अवसादी चट्टान जिसे कहते हैं मेटा और जिसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी होती है रूपांतरित। तो देखिए जो आपकी आग्नेय चट्टाने होती हैं, जो अवसादी चट्टाने होती हैं, तो इसमें जो कह सकते हैं रासायनिक जो परिवर्तन होता है दाब और ताप के कारण, तो इसकी वजह से क्या होती है, ये रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। रूपांतरण, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रूपांतरित हुई चट्टान है वो भी एक बार फिर से रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है, तो उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टाने। जैसे तो यहाँ पर एक क्या है, क्वार्ट्जाइट है। तो जो यहाँ पे अगर बात करें तो जो क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्जाइट ये क्या है, ये ध्यान रखेंगे कि ये बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर व कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट का क्या है, परिवर्तित रूप है। ये क्या है, परिवर्तित रूप है। ठीक है, क्या है, परिवर्तित रूप है। अच्छा यहां पे मैं बात करूं, जो नीस है ये किस में कन्वर्ट होता है, जो जो ग्रेनाइट है ये किस में बदलता है, ये बदलता है नीस में, ये नीस में बदल जाता है। ठीक है ना, ये किस में बदल जाएगा, नीस में बदल जाएगा। जो आपका ये सैल है, सैल किस में बदल जाएगा भाई, सैल, क्यों ग्रेनाइट क्या है, एक क्या है आपका आग्नेय चट्टान है। कैसी है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना, कैसी है, आग्नेय चट्टान है, वो नीचे बदल जाएगी। जो आपका ये सैल है, सैल की अगर बात करें तो ये आपका इसमें बदलता है, ये आपका स्लेट में बदल जाता है। ये किस में बदल जाएगा, ये स्लेट में बदल जाता है, स्लेट में एक कन्वर्ट हो जाता है। बाकी बलो पत्थर तो ये हो ही जाता है इसमें कन्वर्ट। ठीक है, अच्छा अब जो एक बचेगा चट्टान जो आपकी है बेसाल्ट चट्टान, ये कौन सी है, बेसाल्ट, जो कि आग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों क्या है, आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो जो बेसाल्ट है ये बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है सिस्ट में, ये सिस्ट में ये बदल जाता है। तो आप ध्यान रखिए वो चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, तो ये चट्टानें दाब और ताप के कारण इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो ये एक नई चट्टान बन जाती है, एक चट्टान से दूसरी नई चट्टान बन जाती है। ठीक है, तो ये इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कौन किस में बदलता है। ठीक है, कौन किस में बदल जाता है। चलिए, गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र और अंतिम स्रोत भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम या पहला, या फिर यहां पे लिखा हुआ क्या, एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो वो है आपका सूर्य। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है, शाकाहारी,
आदमी, पौधे या मांसाहारी? तो भैया ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में, ऊर्जा को खाद्य श्रृंखला में आएगा क्या? पौधे ही तो आएंगे। क्या आएंगे? पौधे आएंगे। पेड़ पौधों को ही भोजन कौन बनाएगा? जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता है नहीं, जो शाकाहारी है। फिर उनको अपना कौन बनाएगा आहार? जो मांसाहारी है, द्वितीय उपभोक्ता है नहीं। फिर तीसरा तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, यानी इनको कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या बनाया कि एक पिरामिड ऐसे बना दिया, एक पिरामिड बना दिया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इस वाले स्टेज पर ऐसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो आपके पेड़ पौधे ही तो होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे, है नहीं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं आपके, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं ये? फर्स्ट उत्पादक होते हैं, उत्पादक है। तो लेकिन इनको ये स्रोत ये कहां से मिल रहा है? तो जो आपका ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, सूर्य, सूर्य। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही इनको, हो रही है ऊर्जा, इनको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब ऊपर जो इससे क्या है आपके, जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या आएंगे आपके, जो भी कह सकते हैं कि जो भेड़ हो गई, ठीक है ना, या फिर बकरी हो गई, ठीक है ना, बकरी हो गई, ठीक है, आपके गाय हो गए, ठीक है ना, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहते हैं हम लोग प्राथमिक, क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता। ये तो उत्पादक हो गए, ये हो गए। तो इनको एनर्जी यहाँ से, इनको एनर्जी ऊपर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर जैसे मांसाहारी को बैठा दो, यहाँ पे कोई है मांसाहारी बैठा दिया, जैसे सपोज करो हमने शेर बैठा दिया, ठीक है ना, यहाँ हमने या लोमड़ी बैठा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे समझ लो चीता बैठा दिया, ठीक है, चीता बैठा दिया। तो आपके ये क्या है? आपके द्वितीयक उपभोक्ता है। ये क्या है? आपके द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। तो इनको एनर्जी इससे, इनको एनर्जी इससे, है नहीं। आपने सुना होगा ऐसे ऐसे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या? 10% होती है एनर्जी ट्रांसफर, 10%। जैसे लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही होता है अगले में। इसे ही कहते हैं लिंडेमान का 10% नियम। लिंडेमान का 10% नियम क्या है कि यानी कि अगर जो आप कोई एनर्जी लेंगे तो उससे आपको 10% एनर्जी आप में ट्रांसफर होगी, 90% क्या हो जाएगा? आपका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या? पौधे, यानी सूर्य के बाद एनर्जी का स्रोत जो है वो है का पेड़ पौधे, फिर इसके बाद में फिर ये, ठीक है। ग्लेशियर आमतौर पर डैश डैश में पाए जाते हैं? पठार, मैदान, पहाड़, नदियां। तो भैया ग्लेशियर तो पहाड़ों पे पाए जाते हैं ना, कि मान लो ये पहाड़ है, सपोज करो ये क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ के ऊपर ही तो क्या है? बर्फ जमेंगे, क्या होंगे? ऐसे बर्फ जमेंगे। तो ये बर्फ जो जमा होगा ना, इसे तो कहेंगे क्या? ग्लेशियर। बर्फ जमा होगा, और बर्फ जो जमा होगा इसे क्या कहेंगे? ग्लेशियर। ग्लेशियर, या हिंदी में कहते हैं हिमनद। क्या बोलेंगे? हिमनद कहेंगे, ठीक है ना, हिमनद कहेंगे। भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो कौन सा है? तो कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है, फिर ससाइमी ग्लेशियर है नहीं। इस तरीके से भारत में बहुत सारे ग्लेशियर है नहीं। अब जैसे बाल्टेरो है, हिस्पर है, बियाफो है, ये सब लद्दाख में ग्लेशियर हैं आपके, है नहीं। और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करेंगे तो फिर अंटार्कटिक, जो आपका सॉरी जो आपका अंटार्कटिका है, उससे बड़ा कौन सा ही ग्लेशियर हो सकता है नहीं, जो बर्फ की पूरा का पूरा क्या है? महाद्वीप ही है नहीं। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश डैश क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु की शुरुआत, मूसलाधार वर्षा, वर्षा ऋतु का प्रस्फोटन, वर्षा ऋतु का अंतराल। देखो जब क्या होगा, आपने सुना होगा कि जून के महीने में, जून के फर्स्ट वीक में जब मानसून भारत में इंटर करता है केरल के तट पर, तो खूब सारी वर्षा होती है केरल के तट पर। तो जब खूब वर्षा होती है तो उसे कहते हैं मानसून का प्रस्फोट, यानी कि हम लोग सकते हैं यहाँ पे ब्रस्ट ऑफ मानसून,
ब्रेस्ट ऑफ मानसून, मानसून, ठीक है ना। यानी कि मानसून का फटना, मानसून का फटना मतलब कि अचानक से बहुत सारी वर्षा हो जाना, उसे कहते हैं वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। स्फोट मतलब होता है ब्रस्ट, मतलब फटना, एक प्रकार से विस्फोट होना बरसात का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं हम लोग इसे। आगे लिखा, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है आपका एक पर्वत, ये मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, अंदर क्या है, ये पृथ्वी का गर्भ है, अंदर है ये, ठीक है। और यहाँ से अगर लावा यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, है नहीं, और ये इस तरीके से फैलना शुरू हो जाएगा सतह पर, ठीक है, ऐसे सतह पर बनना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अंदर जो होगा, तो अंदर तो ये क्या है, मैग्मा है। लेकिन यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लावा। तो ये क्या बन जाएगा, लावा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं बात बताऊं आपको कि देखिए, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कौन सा एक वेस्टेज होता है जो निकलता है, वो है आपका जलवाष्प। क्या है, जल वाष्प, वाटर वेपर। तो यानी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा क्या चीज उत्सर्जित होती है, तो वो है कौन सा, जलवाष्प। इसके बाद में आप देखेंगे तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, यानी कि जल जिसे बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। तो गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, तो इसमें देखो गोवा, पंजाब, हरियाणा। तो गोवा नहीं है, बाकी सारे तो हैं, बाकी तो सारे हैं। तो गेहूं के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट जो राज्य है वो कौन सा है आपका, गेहूं उत्पादन में ये क्या है, यूपी हमारा क्या है, ये शीर्ष है, ठीक है ना। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो वो आपका फिर पंजाब हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, तो वो गोवा नहीं है, गेहूं वहां पे गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। एक तो छोटा सा राज्य है, वो 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्षेत्रफल भी नहीं है नहीं, 3702 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा ही है, ठीक है। तो वहां पे सब ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, बहुत ही मिनिमम है। आगे जो पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या कहलाती है, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल। तो देखो पहली परत की बात कर रहे हैं ना, तो पहली परत जो है आपका क्षोभ मंडल ही कहलाती है। या मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लूँ इस मंडलों को लेकर, तो इन सभी को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हमने ये माना, ये क्या है आपकी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी सतह। तो जो हम लोग मान लो जिस पृथ्वी पर रहता है ना, पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे जो आपका ये वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में बहुत सारे परतें पाई जाती हैं, लेयरें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो अब ये पृथ्वी में मान लो ये क्या है आपका पृथ्वी है, ठीक है। जैसे सपोज करो क्या है, ये मेरा फोन, ठीक है ना, ये मान लो क्या पृथ्वी की क्या है, सतह है। अब इसके ऊपर एक क्या होगा, वायुमंडल एक लेयर होगी, इस लेयर को कहेंगे हम लोग क्या, एक निश्चित दूरी पे, लगभग मान लो 13 से 18 किलोमीटर की दूरी पर आपका एक मंडल, उसमें क्षोभ मंडल। फिर आप पहुंचेंगे 50 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे एक लेयर होगी, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे बोलेंगे समताप मंडल। थोड़ी और पहुंचेंगे 80 किलोमीटर की दूरी पर तो मिलेगा मध्य मंडल। थोड़ा और ऊपर पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आयन मंडल। और थोड़ा और ऊपर पहुंचेंगे तो मिल जाएगा आपका मिल जाएगा बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। तो देखिए यहाँ पर मैं लेयर की बात कर रहा हूँ, तो देखिए आपका जो फर्स्ट पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट लेयर होगी ये वाली, इसे हम लोग एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, ये इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये इसे कहते हैं क्या, क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना, क्षोभ मंडल भी कहेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर एक लेयर आपको मिलेगी यहां पर इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं क्या, समताप मंडल। क्या बोलेंगे, समताप मंडल, या इसे बोलेंगे हम लोग क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर कहेंगे, या इसे कह लो क्या, समताप मंडल कह लें, नहीं कह लें, इसे क्या कह लें, समताप मंडल कह लें। तो ये जो इसकी ऊंचाई होगी, ये जो इसकी ऊंचाई होती है, लगभग ये 18 किलोमीटर पे मिलती है, और ये लगभग मिली कितनी, 50 किलोमीटर पर। ये मैं रेंज बता, रेंज देखो 13 से 18 कहीं लिखा हुआ 13 से 18, लेकिन 18 आप मान के चलेंगे, ठीक है।
फिर इसके ऊपर चलेंगे तो कौन सी लेयर मिलेगी, तीसरी लेयर कौन सी होगी यहाँ पे तीसरी लेयर कौन सी होगी, यहाँ पे होगी आपकी मीजोस्फीयर। कौन सी होगी, मीजोस्फीयर। या इसे आप कह लो मध्यमंडल, क्या कह लो इसे, इसे कह लो मध्य मंडल, ठीक है। और इससे अगर ऊपर आप चलेंगे, इससे ऊपर चलेंगे, ये लेयर मान लेते हैं, तो ये लेयर आपकी होगी क्या, ये होगी आपकी आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर या इसे कह लो आयन मंडल कह लो, आयन मंडल कह लो, ठीक है। और इससे ऊपर अगर आप चलते हैं, ठीक है भाई, अगर इससे ऊपर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर हम ये कह दें कि इसके बाद से जो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, स्पेस, या फिर थोड़ा सा और यहाँ ले लो, ये ले लो इसे, तो ये आपका क्या है, ये आपका है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, क्या बोलेंगे इसे, इसे कहेंगे एक्सोस्फीयर, ठीक है। इसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, स्पेस, क्या आ जाएगा, स्पेस, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर होगा, ठीक है, ये 80 किलोमीटर पे आता है, ठीक है, ये लगभग आप देखेंगे 400 से 500 किलोमीटर पे आता है, ठीक है ना, और ये लगभग 1000 किलोमीटर पे आता है, बाकी ऊपर अंतरिक्ष आ जाता है, स्पेस आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे पूछ लेकर आप बता देंगे कि पृथ्वी के सबसे निकट या पहला लेयर कौन सा है, तो पहला लेयर आपका कौन सा हो गया, पहला लेयर आपका ये हो गया भाई, पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, और ये पांचवा लेयर है। तो इन लेयरों का ध्यान रखो, नीचे से ऊपर के क्रम में, क्या, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इंग्लिश में याद रखो, क्या, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, उसके अलावा आयनोमंडल, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ऐसा ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे एक बात रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि देखो भाई, यहाँ पर, कहाँ पर, इस वाले हिस्से में, यहाँ पर यानी सप्ताह मंडल में, यहाँ पाई जाएगी क्या, ओजोन परत, ओजोन परत। तो आपसे पूछेगा ओजोन परत किस मंडल पाई जाती है, समताप मंडल पर, ठीक है। वायुयान, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो वायुयान जो उड़ते हैं वो उड़ते हैं कहाँ पर, समताप मंडल पर। सबसे ठंडा, ध्यान रखो, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, सबसे ठंडा, तो ये है यहाँ पे माइनस का लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है मध्यमंडल में। और सबसे गर्म कौन सा है, तो सबसे गर्म है कौन ना, आयनोस्फीयर, ये लगभग आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। और सैटेलाइट कहाँ पे लगते हैं, आयन मंडल में, कहाँ पे लगेंगे, आयन मंडल में सैटेलाइट लगाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैटेलाइट कहाँ लगते हैं, आयन मंडल में लगते हैं, ठीक है, सैटेलाइट कहाँ लगते हैं, आयन मंडल में लगते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं आपके, कह सकते हैं ना, जो जितने भी क्या है आपके पर्वत है, ठीक है ना, जितने क्या है आपके पर्वत हैं, ग्लेशियर है, तूफान है, वर्षा है, बारिश है, ये सब कहाँ पे घटनाएं घटती हैं, ये यहाँ पे घटती हैं, कहाँ पे, क्षोभ मंडल पे। तो क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं घटती हैं, कौन सी, मौसमी घटनाएं। जलारंभी अनुक्रमण कहाँ होता है, घास का मैदान, शुष्क क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र या आर्द्र शुष्क क्षेत्र। देखो जो आर्द्र क्षेत्र होता है ना, वहां पे होता है, ठीक है ना, ये कहाँ पे होगा, आर्द्र क्षेत्र में होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगला है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है, भाई किसी भी एरिया का जो प्रेशर होगा और जो वहां का पवन का जो सिस्टम होगा, पवन तंत्र की बात करते हैं, जो वायु चलने की जो प्रक्रिया होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, क्या स्थान का अक्षांश, ऊंचाई, देशांतर और समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी और अक्षांश, ऊंचाई और देशांतर। देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि स्थान का अक्षांश क्या है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है। तो आप ऊंचाई पे चले जाओगे तो वहां पे हवाएं तेज चलेंगी, नहीं चलेंगी, वहां पे हवाएं तेज चलेंगी, वहां पे जो प्रेशर होगा थोड़ा कम होगा, नहीं, वहां प्रेशर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो पृथ्वी की सतह पे प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे से दाब कम होता जाएगा, क्योंकि वायुमंडल का दाब नीचे ही तो लगेगा, नीचे ही लगेगा। तो ये अक्षांश समझते हैं ना, जैसे आप मानो ये क्या है आपका, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं अक्षांश,
अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड, क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड। लेकिन अगर जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर है, इस तरीके से जो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं देशांतर। क्या बोलेंगे, देशांतर। देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। तो देशांतरों की संख्या टोटल कितनी है, इसकी है 360। कितनी है, 360। और अक्षांशों की जो संख्या है, ये टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी संख्या कितनी है, 179। कितना है, 179 बताएंगे, ठीक है, 17। कहीं कहीं आपको 181 भी मिल जाता है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि आपका अक्षांशों के रूप में जो आपका 90 डिग्री अक्षांश है, वो कहीं ना कहीं अक्षांश ना को एक बिंदु बन जाता है, इसलिए टोटल एक मतलब 179 है अक्षांश, ठीक है। आगे देखिए, पारिस्थितिकीय पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश डैश की ओर संकीर्ण हो जाता है। तो देखो, पारिस्थितिकी पिरामिड जो बनेगा, यही तो पिरामिड है, यही तो आपका क्या है, पिरामिड है, यही पिरामिड है। तो ये कह रहा है जिसका आधार जो है, आधार तो चौड़ा है। आधार कैसा है, आधार आपका क्या है, चौड़ा है नहीं, आधार कैसा है, चौड़ा है। लेकिन जो शीर्ष है, यही तो शीर्ष है ना, ये टॉप लेवल है। तो जो आपका ये शीर्ष है, ये कैसा है, तो शीर्ष जो है वो कैसा है, संकीर्ण है। वो कैसा है, संकीर्ण है, यानी पतला है नहीं। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे पिरामिड पढ़े होंगे आपने, पिरामिड पढ़े कि नहीं पढ़े, पिरामिड है नहीं, कि ऊर्जा का जो पिरामिड बनेगा सदैव सीधा ही बनता है। बहिर्भेदी चट्टाने का एक प्रकार की है डैश होती है, जीवाश्म, अग्निमय, अवसादी, कायांतरित। देखो, जो बहिर्भेदी चट्टाने होती हैं वो अग्निमय चट्टाने होती हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं केवल भौतिक कारक, केवल जीवित, जीवित और भौतिक, केवल कीट। देखो, जो पारिस्थितिकी होती है उसमें जीवित और भौतिक कारक दोनों ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं, जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उसमें पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जैविक और अजैविक के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, या अंतर संबंध जो क्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैविक मतलब क्या, जीव, मतलब कोई भी कीट हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये क्या है, जैविक कारक हैं। अजैविक कारक जैसे कि मिट्टी हो गई, वायु हो गया, जल हो गया, ठीक है ना, या हवा हो गई, ये सब क्या है, ये अजैविक कारक है। तो इन दोनों का जो अंतर संबंध है, वही तो कहलाता है क्या, पारिस्थितिकी कहलाता है। डैश डैश आंशिक परिसीमित तटीय जलीय निकाय होता है, जहां पर नदियां और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण। आप सभी को पता है, आपने नदियां पढ़ी है, तो नदियां जहां पर समुद्र से मिलती हैं, उस वाले स्थान को क्या कहते हैं, ये तो कह रहा है कि मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण। तो लैगून, डेल्टा, मरुद्यान या मुहाना। तो जहां नदियां मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। मुहाना क्या है, कह सकते हैं कि जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, ठीक है, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, मुहाना कहता है, ठीक है। लैगून क्या है, एक सकते हैं क्या है, समुद्र द्वारा निर्मित क्या है, झील है, इसमें खारा पानी होगा, ठीक है। बाकी डेल्टा जानते हो कि नदियों द्वारा जो आकृति बनाई जाती है अपने मुहाने पर, वो क्या है, डेल्टा है। जैसे कि आप देखेंगे कि सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी डेल्टा है, जो कि कैसा है, लगभग देखेंगे तो पंजाकार है। मरु उद्यान क्या है, मरु उद्यान, तो ये आपको मरु उद्यान कहाँ मिलेंगे, तो ये राजस्थान में खूब मिल जाएंगे अपने भारत में, ठीक है। मरु उद्यान यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऐसा एरिया, जहां पे हरियाली है, उसे कहते हैं मरु उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है, ये कह रहा है प्राकृतिक इकोसिस्टम है, बताओ जरा। कह रहा है कि बांध, बगीचा, एक्वेरियम, रेगिस्तान, ठीक है ना, रेगिस्तान, ठीक है। अब कह रहा है इसमें आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कैसा है, तो प्राकृतिक पूछ रहा है, ठीक है ना, कैसा है, तो प्राकृतिक।
अब प्राकृतिक का मतलब ये हो गया कि जो अपने आप बना हो, प्रकृति द्वारा बना हो, भारत मतलब मानव द्वारा ना बना हो, तो इसको हम तो ऑप्शन में लगा ही सकते हैं कि देखो क्या बांध अपने आप बन जाता है, नहीं हम लोग बनाते हैं बांध, तो ये तो नहीं होगा। बगीचा तो हम ही लगाते हैं, अपने आप तो लगता नहीं है। ठीक है, इक्वेरियम, इक्वेरियम मतलब होता है जो आपने देखा मछली घर, मछली घर जैसे हम लोग अपने घरों में एक्वेरियम बना के रखते हैं। तो हालांकि अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक्वेरियम ही होता है, और सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो महासागर होता है। ठीक है ना। लेकिन रेगिस्तान जो है ये प्राकृतिक होता है। ये क्या होता है, प्राकृतिक होता है। एक्वेरियम क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं मछली घर जो होती है ना, जहाँ जिसमें मछली रखी जाती है, मछली, वे एक प्रकार के एक्वेरियम ही तो है नहीं। तो एक्वेरियम जो है ये ध्यान गया कि ये सबसे छोटा क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, तंत्र है, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो, सबसे बड़ा की बात करेंगे तो, और सबसे स्थिर की बात करेंगे तो हो जाएगा कौन सा, महासागर। ठीक है, महासागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। देखो कह रहा है कि मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, शेल्टर वेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम या ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग ये मृदा से संरक्षण नहीं किया जाता, इससे तो विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मतलब कारक मतलब कह सकते हो कि मृदा निर्माण में कौन भूमिका नहीं निभाता है, या फिर उसमें उसकी इंक्लूडिंग नहीं है, या संगठक नहीं है कह सकते हैं। कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, ठीक है, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, या जनक शैली की प्रकृति। देखो वैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस सवाल को, ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि अकार्बनिक सामग्री की भूमिका हालांकि नहीं है, लेकिन ये एक बार देख लेंगे। ठीक है ना, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। समुद्री निकायों और समुद्र में डैश डैश पानी होता है, खारा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक बार देख लेना, लेकिन आंसर तो आयोग द्वारा यही है, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। लेकिन एक बार इसको समझ लेना, क्योंकि अगर दोबारा आता है तो यही आंसर होगा, नहीं तो वैसे ये सवाल ही क्या है आपका, गलत है। आगे आ जाओ। समुद्री निकायों और समुद्र में डैश डैश पानी होता है, तो खारा, कड़वा, खट्टा, मीठा। तो ये देखो समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि खारापन क्यों होता है, क्योंकि इसमें NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl के कारण। ठीक है, तो सबसे बड़ी भूमिका होती है NaCl। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के कारण जो समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो कि आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो इसमें से ये कौन सा आपका सही आंसर है। तो देखिए जो आपका है ना, एक्सो प्लेनेट, नाम ही लिखा हुआ है एक्सो प्लेनेट, तो ये हमारे सौरमंडल के बाहर, बाहर मतलब एक्सो, एक्सो प्लेनेट है। इकोलॉजी शब्द डैश डैश ओक्योलॉजी से बना है, तो ये किस भाषा का शब्द है। तो देखो ये यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, इकोलॉजी। तो ये देखो इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द जो आपके अर्नेस्ट हैकल थे, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जबकि इको सिस्टम की बात करेंगे, देखिएगा अगर आता है आपको कि इको, इको, इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताएंगे उनका नाम था एजी टैंसले, आर्थर एजी टैंसले, एजी टैंसले ने कब किया था, 1935 में। ठीक है ना,
तो इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि जब जैविक और अजैविक का अंतर संबंध होता है, जो उनकी क्रियाएं होती हैं आपस में, जो अंतर संबंध होता है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल, हमारा आज का अंतिम सवाल है कि इनमें से कौन सा भू संसाधन के उत्पादक और उपभोक्ता है? उत्पादक भी है और उपभोक्ता दोनों है, ये दोनों ही श्रेणी में आता है। ठीक है ना, पौधे, सरीसृप, मानव या ग्रह। देखो पौधे तो नहीं है, पौधे तो उत्पादक ही होते हैं, उपभोक्ता तो नहीं है नहीं, कि सरीसृप नहीं, मानव, मानव जो है ये उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे आज के कितने थे? 20 क्वेश्चन थे, जो भौतिक भूगोल से पूछे गए सवालों में से एक थे। और ऐसे ही आपको अगर अगला मतलब और भी भौतिक भूगोल के सवाल भी हैं 20 क्वेश्चन, और उसको देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।